हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर मैं कहूँ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर को ही पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पॉलीसैकेराइड क्या है। उसके अंतर्गत हम स्टार्च में ही एमाइलोज के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम एमाइलोपेक्टिन के बारे में सब कुछ डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले लेक्चर्स को देख लीजिए। इस चैप्टर के अंतर्गत पहले लेक्चर से ही चीज़ों को शुरू कीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती चलें। ठीक है, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करेंगे तो अगला लेक्चर आपको शायद उतना अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। सभी चीज़ों को नोट डाउन करना जरूरी है। नोट्स आप खुद से बनाइए, वो आप सभी के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, बस धैर्य बनाए रखे हुए बैठे रहिएगा। ठीक है, क्या होता है एमाइलोपेक्टिन बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में एमाइलोपेक्टिन हेडिंग लगा लीजिए। अब देखो बच्चों, इस बात को पहले समझो कि एक्चुअली हम समझना क्या चाहते हैं। हमने इस कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले समझा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पर बातें किया। क्लासिफिकेशन में हमने पहले जाना कि मोनोसैकेराइड क्या है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में हमें दो टॉपिक पढ़ने थे, एक था ग्लूकोज और दूसरा था फ्रक्टोज। हमने पूरी तरीके से डिटेल से समझ लिया। उसके बाद हमने बात किया कि डाइसैकेराइड क्या है। डाइसैकेराइड जो है यह ओलिगोसैकेराइड का ही एक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में हमारे सिलेबस के अंतर्गत तीन टॉपिक मेंशन थे, एक था माल्टोज, दूसरा था लैक्टोज और तीसरा था हमारे पास सुक्रोज। और हमारे सिलेबस में यह बात बोला गया है कि इनके स्ट्रक्चर के ही बारे में सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। उसके बाद हमारे सिलेबस में है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में स्टार्च के बारे में पढ़ा, कुछ चीजों को पढ़ा और हमने जाना कि स्टार्च जो होता है यह अल्फा डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, और इस स्टार्च में दो प्रकार के पॉलीसैकेराइड मिक्सचर है। ठीक है, स्टार्च जो है यह दो पॉलीसैकेराइड का ही एक मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास होता है पहला एमाइलोज और दूसरा होता है हमारे पास एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो एमाइलोज जो होता है वह स्टार्च में लगभग 20% के ही अप्रॉक्स होता है और जो एमाइलोपेक्टिन होता है यह लगभग 80% के अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन के बारे में इसलिए हम इस लेक्चर में सब कुछ डिटेल से समझने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा स्टार्च का जो ज़्यादातर हिस्सा है वह एमाइलोपेक्टिन ही है। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च होता है वह वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि जो हमारे पास स्टार्च का ही पहला हिस्सा एमाइलोज है वह वाटर में सॉल्युबल होता है। इसलिए अगर हम स्टार्च में से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको हम सिंपली वाटर में घोलते हैं और वहां से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, खैर ये सारी बातें तो हम पहले से भी जानते थे, इसलिए मैंने बस चीज़ों को रिकैप करा दिया है। अब हमें पढ़ना है कि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। हमने आप सभी को जब एमाइलोज के बारे में सब कुछ बता दिया है तो उसका स्ट्रक्चर भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और जब स्ट्रक्चर भी पहले ही डिस्कस हो चुका है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और एमाइलोपेक्टिन के बारे में सब कुछ जानेंगे, साथ ही साथ इनके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है यह स्टार्च में 80% के अप्रॉक्सीमेट होता है और यह वाटर में इंसॉल्युबल होता है। ये बातें हम जानते हैं। स्टार्च जो होता है वह अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीसैकेराइड है, तो एमाइलोपेक्टिन भी जो होगा वह अल्फा डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीसैकेराइड होगा, जो कि स्टार्च का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसे अलग से पॉलीसैकेराइड मत समझिएगा।
ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, अगर हम एमाइलोपेक्टिन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में एक्चुअली डिफरेंसेस को आपको समझना है, और हमने 2 से 3 प्रकार के डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है। अब एक और डिफरेंस यह समझो कि जो एमाइलोज होता है वह लीनियर चेन पॉलीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन पॉलीमर था, मैंने आपको पहले ही समझाया था, स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज यूनिट, दूसरा ग्लूकोज यूनिट, तीसरा ग्लूकोज यूनिट, चौथा ग्लूकोज यूनिट, यह एक ही लाइन में एक ही चेन में बंधे हुए थे, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वह ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ठीक है, या फिर इसी को ही क्रॉस चेन पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। आपको जब मैं पॉलीमर चैप्टर पढ़ाऊंगा, या फिर अगर आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो वहां पर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, खैर अभी चीजों को समझाऊंगा स्ट्रक्चर के थ्रू, तो और भी चीजें आप सभी इसके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, कोई भी हमारे पास डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, वो जब मोनोसैकेराइड से ही मिलकर बने होते हैं, तो इसमें जो दोनों मोनोसैकेराइड के यूनिट है वो किसी ना किसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की सहायता से जुड़े हैं। अब यहां पर एमाइलोपेक्टिन में जो होता है वह अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जैसा कि एमाइलोज में था। लेकिन एमाइलोज में 1 और 4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, मतलब कि पहला जो ग्लूकोज यूनिट था उसका C1 कार्बन और जो दूसरा ग्लूकोज यूनिट था उसका C4 कार्बन के बीच अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था। जबकि एमाइलोपेक्टिन में तो ये बॉन्ड, ये लिंकेज तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ एक और प्रकार का लिंकेज बनता है जिसमें एक ग्लूकोज यूनिट का C1 कार्बन दूसरे ग्लूकोज यूनिट का C6 कार्बन एक दूसरे के साथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, और वहां से हमारे पास इसका ब्रांच चेन बनना शुरू होता है। ठीक है, बातें समझ में? अभी ना समझ में आया होगा तो बस ओरली मैं चीजों को बस बता रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को रिलेट कर सके। अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा, सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, चीजों को लिखते हैं और जानते हैं। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं कि एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन इज, ओके स्पेलिंग सही ना, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल यूनिट ऑफ स्टार्च। ठीक है, क्या है यह इनसॉल्युबल, हाँ ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल लिख सकते थे, चलो रहने देते हैं। ठीक है, नहीं लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि किस चीज में वाटर, किस चीज में इनसॉल्युबल है। ठीक है, इनसॉल्युबल यूनिट ऑफ वाटर ऐसे लिखिए, इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल यूनिट ऑफ स्टार्च। ठीक है, यह स्टार्च का इनसॉल्युबल यूनिट है। अब इसमें देखो, यहां पर लिखो कि एमाइलोपेक्टिन जो होता है, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन इज पॉलीमर ऑफ, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तो बातें हम पहले से ही समझ रहे हैं। अब यहां पर ये बात लिखिएगा कि एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच या ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो हमारे पास है, इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट करना आप लोग जानते ही होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो अभी इसी की सहायता से हम इस बात को भी समझेंगे। तो यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन के बारे में हमने कुछ बातें करी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखिएगा कि एमाइलोपेक्टिन में मैंने आपको बता दिया कि यह वाटर इनसॉल्युबल है, या अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीसैकेराइड होता है, और यह हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ठीक है, ये बातें हमने समझ ली।
अब यहाँ पर लिखिएगा कि जो एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन, ऐसे लिखे, इन एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, इन एमाइलोपेक्टिन देयर इज ए अल्फा ग्लाइकोसिडिक linkage present, there is alpha glycosidic linkage present between ग्लूकोज यूनिट्स लिख लीजिए, ठीक है, बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स, या फिर आप 2 ग्लूकोज यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर इस बात को मेंशन जरूर कर लीजिए। सेंटेंस को कैसे बनाएं? इन एमाइलोपेक्टिन, एक मिनट रुकिएगा, इन एमाइलोपेक्टिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स 1, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट होता है, ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट वन इज, जो होता है, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। एंड सेकेंड वन, ठीक है, पता नहीं वहाँ पर स्क्रीन में आ रहा होगा या नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और वहाँ से अभी मैं इरेज कर दूंगा। सेकेंड वन इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ग्लूकोज यूनिट एंड C6 ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बस डॉटेड कर दिया ताकि आप लोगों को बस ऐसे ही समझना था, इसी सारी चीज़ों को बस रिपीट कर देना है, ठीक है। इससे हमारा टाइम बचेगा और कुछ चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी, ओके। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सभी चीज़ें स्क्रीन में आ रही हैं या नहीं, ठीक है, प्रॉपर है, सारी चीज़ें स्क्रीन में आ रही हैं। ये आप लोगों को एमाइलोपेक्टिन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, जो चीज़ें लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। हमने ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, कई बार कर चुके हैं, ठीक है, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीकों से। तो आप लोग इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं। आई होप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब चलिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में फटाफट से बातें करना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, बस आपको ग्लूकोज का हावर्स प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट कर ले जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताना आना चाहिए, बस काम हो गया आप सभी का। और ये जो पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें बस स्ट्रक्चर से ही सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली सेंटेंस आता कहाँ से है? केमिस्ट्री में कोई सेंटेंस थोड़ी बनता है। यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वही सेंटेंसेस में बस लिख दिया गया है, ओके। तो चलिए ग्लूकोज यूनिट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लूकोज यूनिट कुछ इस प्रकार से मैं बनाता हूँ।
ओके, ग्लूकोज यूनिट का हार्थ प्रोजेक्शन आई होप आप लोग समझ के होंगे। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है तो OH नीचे हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे OH ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड है वो O के सामने हो, H के सामने मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास O और H है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हमारे पास है CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हो गया। अब इसी को ही जस्ट कॉपी पेस्ट बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का हम कॉपी पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है ना, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे H, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OH, यहाँ पर अगेन हमारे पास OH, यहाँ पर H। इस बार ऊपर OH होता है, नीचे हाइड्रोजन होता है, क्योंकि तीसरे नंबर के कार्बन पर चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, इतनी बारी तो बना चुके हैं आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से सोते समय भी पूछा जाए तो आप लोग इस यूनिट का स्ट्रक्चर फटाफट से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक और ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार से लिंकेज पाया जाएगा, एक तो C1 और C4 के बीच में और दूसरा हमारे पास C1 और C6 के बीच में पाया जाएगा। तो ये हमारे पास C6 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है, काउंटिंग तो आता होगा आप सभी को। तो मैं अब चूंकि यहाँ पर ये लीनियर चेन पॉलीमर नहीं है बल्कि क्रॉस चेन पॉलीमर या ब्रांच चेन पॉलीमर भी है, तो इसलिए एक यूनिट अब हम नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो अगला यूनिट मैं कुछ इस प्रकार से बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने अपना ग्लूकोज यूनिट अगेन मैं बनाना शुरू कर चुका हूं। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और भी यूनिट्स को बना लीजिए, या तो आप नीचे भी बना सकते हैं या फिर साइड में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही प्रकार के लिंकेज बना सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड यहाँ हमारे पास OH एंड यहाँ पर H। अगेन अब बस आप सभी को कुछ यूनिट्स रिपीट कर देने हैं। ठीक है, मैं बस फटाफट से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं जो आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मैं तेजी से बस यूनिट्स को बना दे रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो कॉपी पेस्ट मार देते। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। आप लोग जब तक संघर्ष करते रहेंगे कामयाबी मिलती रहेगी, आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बस संघर्ष पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हमारे पास OH, बस ध्यान रखना बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के सामने ही हो, नहीं तो नंबर तो पूरे कटेंगे। एक दो नंबर नहीं, मैं तो पूरा काटूंगा अगर नंबर काटना हो तो, क्योंकि बॉन्डिंग ही अगर आप गलत बता रहे हैं तो कैसा केमिस्ट्री का स्टूडेंट आप हैं। ठीक है, फिलहाल अब ध्यान दीजिएगा। देखो एमाइलोज में हमने समझा था कि पहला जो हमारे पास है ग्लूकोज यूनिट है वह दूसरे ग्लूकोज यूनिट की सहायता से C1 और C4 कार्बन की सहायता से अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। तो सेम प्रोसेस पहले वही कर दीजिए। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन है। तो सेम इसमें भी होगा, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें ही। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास कार्बन है वह हमारे पास एरोमेरिक कार्बन है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो इस दूसरे यूनिट में जो हमारे पास C4 कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि इसका OH और इसका हाइड्रोजन एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर एक ऐसा बॉन्डिंग बनता है और उस बॉन्डिंग को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। और इस बॉन्डिंग को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1 और C4 कार्बन के बीच बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सिमिलरली इसमें और इसमें बनेगा, ठीक है। तो दोनों में ही फटाफट से बना लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारे पास C1 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, तो इसमें हमारे पास इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया और हमारे पास C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास C1 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और इस प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, ठीक है। बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये तो हमारे पास, अगर ये चेन हम हटा देते हैं तो ये जो हमारे पास चेन है यह लीनियर पॉलीमर का केस बनेगा और यह एमाइलोज बन जाएगा। अगर इसको हम हटा देते हैं तो यह लीनियर चेन पॉलीमर का केस बनेगा और यह हमारे पास एमाइलोज बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट, कोई भी ग्लूकोज यूनिट पकड़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को मैंने इस प्रकार से अरेंज किया है कि इस ग्लूकोज यूनिट और इस ग्लूकोज यूनिट के बीच में हम बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस ग्लूकोज यूनिट का यह हमारे पास एनोमेरिक कार्बन जो C1 कार्बन है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस ग्लूकोज यूनिट का यह जो C6 कार्बन है उसका यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या है, यही तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और यह एनोमेरिक कार्बन है, तो इसलिए इसका हाइड्रोजन और इसका OH ग्रुप एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हुए एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं और उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ही हम कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और उसमें हमारे पास यह जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वह C1 और C6 कार्बन के बीच बना है, तो इसलिए इसको हम 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिए कि 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था, कुछ भी ऐसा बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हैं। और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा कि ये हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करते हैं तो इसको ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन ये हमारे पास है, ओके। और इस प्रकार हमने एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर पर भी बातें कर लिया। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, कुछ भी ऐसा बात नहीं था जो हमें नया पढ़ना हो या फिर हमें अलग से पढ़ना हो, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छे से बना लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। ज़्यादातर एक ही स्ट्रक्चर को हमें रिपीट करना था, तो पहले स्ट्रक्चर को ही आप लोग फोकस कीजिएगा। और एक मिनट, हाँ मिस्टेक मैंने खोज लिया, चलो अच्छा हुआ आप लोगों के सामने ही देख लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, ठीक है, यही है ना, क्योंकि तीसरे नंबर पे बदल रही हैं चीज़ें, ओके। और कहीं तो मिस्टेक नहीं ना है, नहीं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में सिली मिस्टेक्स भी नहीं करना है, ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए बनाना है, नहीं तो नंबर कटते हैं भाई। स्ट्रक्चर गलत तो नहीं होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बस ध्यान दे दिया, ऐसे एग्जामिनर अगर ध्यान दे देता और ये गलत बना कर आए होते तो गलत नंबर कट जाता, ठीक है, क्योंकि यूनिट सही होने चाहिए, ओके। और लिंकेज जो है वो तो आप लोगों को सही करना ही होगा, नहीं तो अगर लिंकेज ही गलत है तो फिर वो स्ट्रक्चर ही गलत है, और स्ट्रक्चर गलत है तो आप जिस भी कंपाउंड के बारे में, जिस भी पॉलीसैकेराइड के बारे में बता रहे हैं वो पॉलीसैकेराइड ही आप गलत बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, स्ट्रक्चर पर ही नंबर मिलने वाले हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी एमाइलोपेक्टिन के बारे में भी। तो हमने अपने स्टार्च टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उस लेक्चर में हम सेलुलोज के बारे में बातें करेंगे, ठीक है।
ठीक है। और सेलुलोज के बारे में सब कुछ समझेंगे तब आपका काम हो जाएगा और यह चैप्टर वहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद के जो हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड है उनमें स्ट्रक्चर्स हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं।